इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 2 राजा किसान और नगर भाग 2, जिसमें हम पढ़ेंगे 16 महाजनपदों से प्रथम मगध। यहाँ पर है 16 महाजनपदों मतलब 16 महानगरों में से प्रथम कौन था? मगध। मगध कहाँ पर पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ठीक है, आधुनिक बिहार के इलाके में वो आता है। तो चलिए जानते हैं यहाँ से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इससे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि पिछला पार्ट आपको कैसा लगा था इस चैप्टर का। 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध आज से करीबन कितना? आज से करीबन 2500 वर्ष पहले मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। 2500 वर्ष पहले एकदम सबसे ज्यादा शक्तिशाली इलाके में गिना जाता था इसको, जो आज के आधुनिक बिहार में आता है। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। जो अभी के इतिहासकार हैं बहुत सारे कारण बताते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, ये कारण था। एक यह भी मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी और बिहार के इलाके में बहुत बढ़िया तरीके से खेती होता था, क्योंकि बिहार में कौन था? बिहार में झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, इधर आ जाओ तो छत्तीसगढ़, आधा बंगाल, नेपाल, ये सब इलाके कहाँ आते थे? बिहार में आते थे। इसलिए बिहार बहुत बड़ा राज्य था। लेकिन बाद में ये सब लोगों के कूटीपन के कारण, लोगों के फालतूपन के कारण इसका बंटवारा होते गया। बंटवारा होते होते आज इतना छोटा सा हो गया है। फिर बड़ा होगा, एक ना एक दिन तो ये भी बड़ा होगा ही। अब दूसरा कारण यह है इसमें कि लोहे के खनिज आधुनिक झारखंड में भी आसानी से उपलब्ध थी और बिहार का हिस्सा था झारखंड, जो झारखंड अब अलग हो चुका है। तो झारखंड में लोहा का खदान, कोयला का खदान, अनेकों प्रकार के खदान यहाँ पर मिल जाते हैं आपको, जिसके कारण और हथियार बनाना सरल हो जाता था, आसान हो जाता था। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे और जंगल का इलाका तो था ही, बिहार झारखंड पूरा जंगल का इलाका था। तो यहाँ पर हाथी इसी तरह उपलब्ध हो जाते थे, कहीं मिल जाएंगे, उपलब्ध थे, जो सेना की एक महत्वपूर्ण अंग थे। साथ ही गंगा और इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता और सुलभ होता था, एकदम बहुत ज्यादा। गंगा और कौन नदी है उसके साथ में जो सहायक नदी है उसके अनुसार वहां से ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती थी। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध इलाकों ने मगध के महत्व, यहाँ पर महत्व होगा, तो मगध के महत्व का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है। क्योंकि मगध अलग अलग प्रकार के शासकों की वजह से धीरे धीरे बढ़ा। क्यों? क्योंकि वो शासक यहाँ को बढ़ाना चाहते, इस इलाका को बढ़ाना चाहते थे। ऐसा नहीं कि कुछ इलाका को बढ़ाना चाहते थे, पूरा इलाका को उन लोगों ने प्रसिद्ध किया। इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महाजनपद जैसे प्रसिद्ध राज्य अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे यहाँ पे। और बिंबिसार थे, अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे और अजातशत्रु थे। अजातशत्रु उनको बोला जाता था। वो महाजनपदों के अनेकों राज्य जो थे इनके साथ जुड़े हुए थे, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा आकर्षक शहर के रूप में गिने जाते थे। और इनके मंत्री उनकी नीतियां लागू करते थे, और जितने भी मंत्री होते थे वो जितने भी नीति बनेंगे लोगों के लिए, जो भी कानून बनेगा उसका लागू करते थे एकदम बढ़िया से। प्रारंभ में बात करें तो राजगाह किसके बोलते हैं? तो राजगाह का मतलब होता है आधुनिक बिहार के राजगीर का प्रकृत नाम। राजगीर के जो इलाका है, पहाड़ी इलाका राजगीर वाला, जो अभी नालंदा के इलाके में पड़ेगा, तो वो आपको पहले राजगाह बोला जाता था उसको। क्या चीज? राजगाह। ठीक है, तो राजगाह मगध की राजधानी थी। कब? पहले। और यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ है राजाओं का घर। राजाओं का घर मतलब राजगाह। आम भाषा में समझ में आता है राजगाह मतलब राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक किलेबंद शहर था। जैसा कि सामने आप तस्वीर में यहाँ पर देख रहे हो, किला का ये बाउंड्री दिख रहा है ना, बाहर का दीवार, तो ऐसे ही पूरा किला बनाया जाता था वहां पे। अच्छा लगता था देखने में। बाद में 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व, आज से 2400 वर्ष पहले
वहां से बदलकर पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया गया और मगध से, पहले राजगाह राजगीर में था, अब उसके बाद से पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया गया, जो पाटलिपुत्र स्टेशन अभी पटना में है, अब उसे हम पटना कहते हैं, जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण अस्तित्व थी। यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि गंगा के रास्ते हम वहां पर आवागमन का मार्ग जो था बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अवस्थित था, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था वो। इन दीवारों का निर्माण क्यों किया गया था? मुझे तो लगता है कि जो बाहर का इलाका जो घेर दिया जाता है उसी के रूप में इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था। और ये महल का ये दीवार बना कैसे? इधर का छोटा छोटा पत्थर को तोड़ तोड़ के इसको बना दिया गया है, वहीं का सामान वहीं पर रह गया। आज के समय में क्या होता है कि वहां का सामान लोग बेच देते हैं, पूरा तरीके से बेच देता है सब। चलिए आगे जानते हैं भाषा और लिपि। अशोक के अधिकांश अभिलेख जितने भी हम मिले हैं प्रकृति में हैं, कहीं कहीं बना दिया गया है, नहीं तो कहीं स्तंभ बन गया है, अशोक चक्र है, वैसे अलग अलग प्रकार के कुछ कुछ बनाए गए हैं। जबकि पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख अरामाइक और यूनानी भाषा में हैं। किस भाषा में? अरमेक और यूनानी भाषा में, ठीक है। प्रकृति के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख जो हैं वह खरोष्टी में लिखा गया है। खरोष्टी भाषा संस्कृत से पहले उसका इस्तेमाल किया जाता था। और उसके बाद आ जाता है अरामेक। अरामेक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया है। और ये भाषा अब अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उस समय से कुछ लोग आते थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए, चाहे किसी भी कारणवश, तो लोग लेकर आते थे। आगे देखते हैं एक आरंभिक साम्राज्य कौन था? शुरुआती साम्राज्य, जिसमें हम जानेंगे मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। कौन से साम्राज्य? मौर्य साम्राज्य, जिसका पहल का था शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर आ गया लगभग 321 ईसा पूर्व पहले। तो आज से 20 में 3 जोड़ दो तो 2321 वर्ष पहले ये राज्य को स्थापित किया गया था, जिसका संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य साम्राज्य को बसाए थे। शासन पश्चिमोत्तर की बात कर लें तो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान, ठीक है। बलूचिस्तान अफगानिस्तान तक फैला हुआ था इसका शासन, ठीक है। और उनके पौत्र मतलब उनका पोता, उसका नाम था अशोक। तो अशोक ने, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्वप्रथम शासक माना जा सकता है, शुरुआती भारत का सबसे पहला शासक माना जा सकता है, क्योंकि भारत शब्द का शुरुआत उस समय से हो गया था। अखंड भारत, पूरा भारत अपना बिहार से चलता था, पाटलिपुत्र से चलता था। कलिंग, आधुनिक ओडिशा पर विजय प्राप्त की। कलिंग जो है आधुनिक ओडिशा पर उन लोगों ने विजय प्राप्त कर ली। मौर्य वंश के बारे में और जानकारी यहाँ पर प्राप्त करना, ठीक है। चलिए जानते हैं। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल किया, उपयोग किया, और इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल है। विशेषतः मूर्तिकला, मौर्यकालीन इतिहास के पूर्ण निर्माण हेतु समकालीन रचना भी मूल्यवान सिद्ध हुई है। जैसा कि हम बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत जो था, जिसका नाम था मेगस्थनीज। तो मेगस्थनीज द्वारा लिखा गया विवरण क्या था? आज इसके कुछ अंश ही उपलब्ध वहां पर है, नहीं तो बाकी सब खत्म हो गया है। एक और स्रोत है यहाँ पर जिसका उपयोग प्रायः किया जाता है, कभी कभी किया जाता है, जिसको बोलते हैं वह है अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। संभवतः इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी। और कभी कभी माना जाता है कि कौटिल्य जो थे, चाणक्य का ही दूसरा नाम था कौटिल्य। तो आचार्य कौटिल्य चाहे आचार्य चाणक्य बोला जा सकता है, शायद कभी दो लोग भी हो सकते हैं, लेकिन किसी किसी ग्रंथ में मिलता है कि दोनों एक ही थे। आगे देखते हैं।
कौटिल्य या चाणक्य जो थे, जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे कौन? चाणक्य, और बाकी कौटिल्य होंगे तो मंत्री होंगे ही। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख है प्रवर्तित जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वाङ्मय, संस्कृत का एक चैप्टर है वाङ्मय, तो वाङ्मय में भी इनके बारे में मिलता है। बौद्ध और पौराणिक कथाएं, बौद्ध की कथाएं, उनकी पौराणिक कथाएं, कुछ मौर्य शासक के बारे में मिल जाता है वहां पे। यद्यपि हम बात करेंगे, तथापि युक्त साक्ष्य, जो साक्ष्य में मिले हैं बड़े उपयोगी हैं, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख जो है सबसे मूल्यवान स्रोत माना जाता है, क्योंकि क्या लिखा है उस पर कोई पढ़ ही नहीं पाता है, इसलिए कोई उसको समझ नहीं पाता है कि उसमें लिखा क्या होगा, किस कारणवश बना होगा। अब मुझे तो उतना पता नहीं है, कभी मैं नजदीक से जाकर दिखा नहीं हूं, लेकिन जिस दिन मैं नजदीक से देखूंगा, एकदम पास जाकर जिस दिन देखूंगा, उस दिन आपको मैं वहां का फीलिंग जरूर बताऊंगा। मैं लाइव आऊंगा उस दिन बताऊंगा। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए गए स्तंभों पर लिखवाए थे। अशोक ही वह पहला राजा था जिसने अपनी जनता, अपने प्रजा के लिए, अपने अधिकारियों के लिए उसने पत्थर पर कुछ लिखवाना चालू किया, चाहे पॉलिश करवाया, स्तंभ बनवाया, जिसके वजह से मालूम चल सके कि हाँ किस कारणवश इसको बनवाया गया और कहाँ का राजा इस पर राज करता है। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया है। किसका? धर्म का प्रचार किया है, और इनमें बड़ों के प्रति आदर, इस धर्म का प्रचार में बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, मतलब उसके अनुसार उसको इज्जत देना, वैसे जिस तरह ब्राह्मण और पंडित को लोग देते हैं, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार, अच्छा व्यवहार तथा दूसरे के धर्मों और परंपराओं का आदर शामिल है। आप मानते हो तो इसको जरूर करना, क्योंकि बड़ों की इज्जत करोगे तो पूरी जमाना तुम्हारी इज्जत करेगी। ब्राह्मणों और सन्यासियों की इज्जत के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ मैं इतना बताता हूँ, कुछ ब्राह्मण आते हैं, बहुत प्रसिद्ध होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, उनकी इज्जत करो। कुछ सन्यासी होते हैं, बहुत लाभदायक होते हैं और बहुत कम मिलते हैं, वो उनकी इज्जत किया करो। लेकिन ये रोड पर जो घूमते हैं सन्यासी, उनकी इज्जत मत करो। कोई कैमरा पा जाता है, उनकी इज्जत कभी मत करो ना, क्योंकि कैमरा पर जो सन्यासी आ जाए वो सन्यासी है ही नहीं, कुछ नहीं है, वो झोला छाप है। मैं इतना ही मानता हूँ। जो आपको ब्राह्मण दिख जाए कैमरा पे, वो खत्म है ब्राह्मण, वो केवल प्रचार करने का है अपना। लेकिन जो सही मायने में जो ब्राह्मण और सन्यासी होते हैं, वो आपको नहीं कैमरा पर आएंगे, नहीं किसी के साथ दिखेंगे, नहीं वो खुद से बनवाएंगे। हाँ, यहाँ पर यह भी हो गया कि कोई खुद से अपने आप को प्रचार करवा रहा है तो अच्छा नहीं है, लेकिन कोई दूसरा उनकी प्रचार कर दे रहा है तो ये ठीक है, क्योंकि वैसे लोगों की इज्जत की जा सकती है। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो जब रोड पर चलते हैं तो रोड पे जितने भी लोग हों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। कुछ लोग वहां पर सुत जाते हैं, वहां पर लेट कर प्रणाम करते हैं उनको, दंडवत, कोई सिर नीचे करके प्रणाम करता है। तो ऐसे आदर वाले प्रभु हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? उत्तराखंड में, जहां पर महादेव जी की मूर्ति है, महादेव मंदिर है, केदारनाथ और वाराणसी में कुछ लोग हैं, और आपको यूपी के बहुत सारे इलाके में आपको वहां पर कुछ ना कुछ देखने को मिल ही जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिलने वाला है। अब आता है साम्राज्य का प्रशासन। सबसे पहले यह देख लो, 3 शेर वाला चित्र यहाँ पर दिख रहा है, बीच में अशोक चक्र है, यह अशोक स्तंभ है, पूरा आधा है, नीचे का नहीं है। यह सिंह शीर्ष है, ऊपर वाला शीर्ष है, और पूरा ऊपर से नीचे तक ले एक स्तंभ बनाए जाते थे। तो चलिए अब साम्राज्य का प्रशासन यहाँ पर देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। मौर्य साम्राज्य के 5 सबसे प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी थी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र थे, जिसमें तक्षशिला पाकिस्तान, उज्जैन मध्य प्रदेश, तोसल
और स्वर्णगिरी, ये आपको पूरब और दक्षिण में पड़ेंगे। पूरब में नहीं, पूरब में तो वो लोग ही थे, मगध वाले तो पूरब में खुद ही थे। उत्तर में और आपको इधर दक्षिण इलाके में पड़ेंगे। तो इन सब का उल्लेख जो था अशोक के अभिलेखों में किया गया है। अशोक जानते थे कि अगर राज करना है तो हमें अलग अलग कुछ केंद्र बनाने पड़ेंगे, जिसमें प्रशासनिक केंद्र उसको बोला जा सकता है। इसके अनुसार ही राज किया जा सकता है। तो ऐसा ही ये लोग राज किए। यदि हम इन अभिलेखों का प्रशिक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर पाकिस्तान के पहले से लेकर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। आप ऐसे बहुत सारे इलाके में जाओगे तो आपको वहां पर अशोक स्तंभ दिखेगा। करीबन भारत में भी 35 से 36 अशोक स्तंभ है बना हुआ। कुछ टूट गया है, कुछ खड़ा है, लेकिन है। तो ये यहाँ पर समझ में आता है कि इनका राज्य कहाँ कहाँ तक था। पूरा इलाका में इनका राज्य फैला हुआ था, एक इलाका में नहीं, पूरे भारतवर्ष में फैले हुए थे। क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था सामान्य रही होगी? यहाँ पर बोला जा रहा है कि इतना बड़ा जो प्रशासनिक समाज था तो इसकी प्रशासनिक व्यवस्था एक जैसा ही था, अलग अलग था। इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऐसा संभव नहीं था। ऐसा संभव नहीं था कि एक जैसा ही हो, लेकिन उस समय केवल हिंदू रहा करते थे यहाँ पे। हिंदू, केवल हिंदू, सनातन धर्म। तो सनातन धर्म के जितने भी लोग थे वो क्या करते थे? एक ही भाषा समझते थे, चाहे जो समझे। साम्राज्य में, यहाँ पर आगे चल रहे हैं, साम्राज्य में आप यहाँ पे देखो, साम्राज्य में शामिल क्षेत्र बड़े विविध और विभिन्न प्रकार के थे, अलग अलग प्रकार के थे। ठीक है, अब पहले मैं ये बता देता हूँ कहाँ कहाँ ये लोग अपना लगा कर रखे थे और कहाँ कहाँ इनका पूरा राज्य चलता था। ठीक है, कंदहार, यह भी कहाँ का राज्य था? ये सब कंदहार जो इलाका अफगानिस्तान का इलाका पड़ेगा वो भी भारत में था। मानसरोवर ये तो अभी भी है। शहबाजगढ़ी यह भी है। तक्षशिला जो है यहाँ पर देखो, तक्षशिला में ड्रॉ कर देता हूँ। तक्षशिला ये अभी पाकिस्तान के इलाके में आता है, लेकिन मानसरोवर अब उधर से इधर खींच लिया गया है। मतलब ये कश्मीर के इलाके में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। ये देखो कलसी, ये दिख रहा है कलसी। आप पहले यहाँ पर समझो महाशिलालेख कहाँ कहाँ मिले हैं। ठीक है, जहां पर ये निशान है महाशिलालेख, जहां पे चरखुट्टा है लघु शिलालेख, और जहां पर गोल है स्तंभ अभिलेख यहाँ पर बने हुए हैं। तो सबसे पहले लाल वाला देखते हैं। ठीक है, तो लाल वाला है मानसरोवर, शहबाजगढ़ी, कंदहार, ठीक है, कलसी। कलसी के बाद शिशुपालगढ़, यहाँ पर देखो जौगढ़ दिख गया, गिरनार, सोपारा, संती। ये सब क्या है? महाअभिलेख। यहाँ पर कुछ कुछ लिखा गया है कि जिससे जनता उनके भाषा को समझ सके। और जहां पर कोष्ट ब्रैकेट है वहां पर लिखा गया है ब्रह्मपुत्र, विराट, ब्राजू। ब्राजू के बाद अब सब नीचे आ जाता है उदय गुलाम, राजू लमडगिरी, नितूर, ब्रह्मगिरी। इधर आ जाता है तो सिद्धपुर, जातिंग रामेश्वर, पालीकेंडू, गावी मठ। तो इतने प्रकार के यहाँ पर लघु अभिलेख, छोटा अभिलेख यहाँ पर लिखा गया है। आप यहाँ पर गुफा में जाओगे ना तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पर आता है एलोरा की गुफा, आपको वहां पर मिल जाएंगे। एलोरा की गुफा ऊपर है, आपको इस इलाके में पड़ेंगे, इस इलाके में, मुंबई के इलाके में, औरंगाबाद। अब आता है स्तंभ अभिलेख, जहां जहां पर स्तंभ बना हुआ है। स्तंभ कहां पर? टोपरा, मेरठ, गुजरात, सांची, रूमिन देरी, रामपुरवा के बाद आ जाता है इधर नागाली सागर, ठीक है, लैडिया, नंदगढ़, नीचे आ जाता है लैडिया और राज। इधर आ गया पाटलिपुत्रा, सासाराम,
सारनाथ, अरहौरा, यहाँ पर आप मरहौरा नहीं समझ रहे ना, अरहौरा है। अरहौरा के बाद आता है कौशाम्बी, गुजरात। ये सब जितने भी इलाके यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये सब इलाके अशोक के द्वारा बनवाए गए, कुछ ना कुछ यहाँ पर बनवाया ही गया था। आप ठीक से एक एक जगह को छानोगे तो आपको नया नया चीज देखने को मिलता है। एगो पाटली, अब देखो यहाँ पर मैं रेड कलर से दिखा देता हूं, आपको भी समझ में आ जाए। ये जो, छोड़िए, मैं यहां से कोष्ट ब्रैकेट करता हूं। पाटलिपुत्रा का नाम आप जान गए हो। पाटलिपुत्रा का नाम जान चुके हो। पाटलिपुत्रा क्या था? राजधानी था। राजधानी के बाद 4 केंद्र थे। कौन कौन थे? तक्षशिला, ओ यहां पर नहीं दिख रहा है ना, तक्षशिला दिखा। तक्षशिला के बाद यहां पर आ जाओ आप, उज्जैनी दिखा, 2 हो गए। कनिंग दिख गया यहाँ पे। एक और कौन सा था? एक और जो था आपको इधर मिलेगा ऊपर के साइड में, यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन मैं आपको ठीक से बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। तो ये 5-6 इलाके थे जहां पर इनके केंद्र बने हुए थे। अशोक के किताब में हमें देखने को मिलता है। और जो बाकी 2 केंद्र बचे थे, स्वर्णगिरी, तोसली, जो अशोक का केंद्र था, तो स्वर्णगिरी आपको इधर के एरिया में मिलेगा, इधर के एरिया में, ठीक है। और तोसली जो है इस एरिया में मिलेगा। तोसली का इलाका ये होता था। आपको यहाँ पर भी जाने में थोड़ा अच्छा लगेगा, जाना कभी, घूमना। ऐसे स्वर्णगिरी मंदिर है, और ये तोसली भी जो जगह है वहां पर भी पिलर देखने को मिलेगा। अशोक का पिलर तो है, दोनों जगह पे है, लेकिन बहुत अच्छा अच्छा मंदिर भी वहां पर बनवाया गया है। अब कहाँ? अफगानिस्तान का वह पहाड़ी क्षेत्र जहां पर पूरा पहाड़े पहाड़ है। और कहाँ? ओडिशा के तटवर्तीय क्षेत्र जहां पर हमेशा तट के नजदीक, समुद्र नदी के समीप ही खेती बाड़ी होता था, सब चीज था वहां पे। यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण जो है साम्राज्य की राजधानी में होता होगा, तथा उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर ही रहा होगा। और इन केंद्रों का चयन जो था बड़े सावधानी पूर्वक किया गया था, बड़े ध्यान से, जिसमें तक्षशिला, उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे। यहाँ पर माना जाता है कि तक्षशिला और उज्जैनी जो थे मगध से बहुत दूर पर थे, बहुत दूर, लेकिन व्यापारिक मार्ग पर थे, इसलिए वहां पर भी नियंत्रण रखना जरूरी है। जबकि स्वर्णगिरी अर्थात सोने के पहाड़ कर्नाटक में सोने के खदान के लिए उपयोगी था। मैंने ऊपर जो स्वर्णगिरी मंदिर के बारे में बताया, तो ये वो क्षेत्र नहीं था अशोक द्वारा बनवाया गया जो मैंने ऊपर बताया है, ठीक है। ये स्वर्णगिरी कर्नाटक वाला है। स्वर्णगिरी इलाका जहां पर सोने की खदान है, जहां से सोना पूरा देश भर में सप्लाई होता है, और बहुत कीमती और शुद्ध वाला सोना वहीं से निकलता है। इसीलिए आप ध्यान से देखोगे तो जितने भी साउथ वाला फिल्म देखोगे आप, मूवीज, तो आपको दिखेगा कि वो लोग अपनी संस्कृति को कितना बचा कर रखते हैं। पूरा एकदम गहना लदले हैं, एक ही क्विंटल पूरा पहनले हैं गहना, तो उतना आपको देखने को मिला। क्यों? सोना का पहाड़े था, सोना का तो कोई कमी था नहीं। खूब उन लोगों ने लोटा, राजा महाराजा सब सोना का दरवाजा, सोना का खटिया, सोना का कुर्सी, सोना का गेट, सोना का मंदिर सब बनवा दिए, इसलिए वो इलाका भी प्रसिद्ध था। और वहां का जो स्वर्णगिरी इलाका जो था, सोने वाली इलाका, सोने के खदान वाले इलाके, वो सबसे ज्यादा उपयोगी था, इसलिए अशोक ने वहां पर एक अपना अड्डा बना लिया था। तो कहाँ कहाँ हो गया? तक्षशिला, उज्जैन। तक्षशिला पश्चिम में पूरा घेर लिया, उज्जैन के वजह से पूरा उधर ले लेता था, महाराष्ट्र इलाका। मगध के कारण पूरा हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उधर बंगाल के पूरब साइड में सब कवरेज हो गया। और एक और कौन था? तोसली, तो वो भी आपका ये ओडिशा वाला इलाका आ गया, बीच का पूरा कवरेज। और जो ये स्वर्णगिरी था, स्वर्णगिरी के वजह से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा, ये सब इसमें आ गए, ये तेलंगाना भी, तो बाकी सब इसमें आ जाते थे। तो पूरा प्रशासनिक व्यवस्था इन लोगों का टाइट था। आगे देखते हैं, सम्राट के अधिकारी क्या क्या कार्य करते थे। जो सम्राट था, अशोक सम्राट, उसके अधिकारी क्या क्या करते थे, यहां से जानिए आप, उसके बाद मैं यहां से बताता हूं। तो मेगास्थनीज
किसी का नाम था। तो मेगास्थनीज के विवरण का एक अंश यहाँ पर दिया गया है। साम्राज्य के महान अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख और भूमि मापन का काम करते थे, जैसा कि मिस्र में होता था। कुछ प्रमुख नहरों से उपनहरों के लिए छोड़े जाने वाले पानी के मुख्य द्वार का निरीक्षण करते हैं, ताकि हर स्थान पर पानी की सामान्य पूर्ति हो सके। यही अधिकारी शिकारियों का संचालन करते हैं। ये जो अधिकारी हैं शिकारियों का भी संचालन करते हैं और शिकारियों के कृत्यों के आधार पर उन्हें इनाम या दंड देते हैं। अच्छा है तो ठीक है, यानी तो जाओ काल कोठरी में। वे कर वसूली करते हैं और भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों का निरीक्षण करते हैं। साथ ही लकड़हारों, बढ़ई, लुहार और आगे कौन सा आ जाता है, खननकर्ताओं, जिसमें खननकर्ताओं में आ जाएंगे जो खदान में रहते हैं, जो खुदाई करवाते हो। तो खननकर्ताओं का भी निरीक्षण ये करते थे। तो अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग मंत्री थे, जैसा आज है। साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि, नदियों दोनों मार्गों से, भूमि और नदी दोनों मार्गों से आवागमन बना रहा और बना रहना अत्यंत आवश्यक था। राजधानी से प्रांतों तक अलग अलग राज्यों तक जाने में कई सप्ताह या महीने का समय लगता होगा। और इसका अर्थ यह है कि यात्रियों के लिए, जितने भी यात्री थे, उनके लिए खान पान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा करनी पड़ती थी। यह स्पष्ट प्रतीत होता है, मालूम चलता है कि सेना ही उस समय सुरक्षा के लिए प्रमुख माध्यम रही होगी। आगे आता है एक नाम, मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। एक समिति सब पर निरीक्षण, सब पे एकदम पूरा निगरानी रखना, और 6 समिति जिससे काम करवाए जाते थे, जिसको उप समिति, सचिव बोला जाता था। ठीक है, जिस तरह आज होता है ना, एक सीएम और फिर डिप्टी सीएम, सीएम और डिप्टी सीएम, उसका सचिव। तो वैसे ही काम पहले के जमाने में भी किया जाता था। और इनमें से एक का काम होता था नौसेना का संचालन करना, नाव चलाने का सारा काम उनका। अब यहाँ पर आ जाती है दूसरी टोली के बारे में, दूसरे सैनिकों के बारे में। तो उनका काम था यातायात की सुरक्षा देखना, यातायात को ठीक करना और खान पान का संचालन करती थी। कौन सी? दूसरी टोली जो थी सैनिकों की, वो। और तीसरी का काम था पैदल सैनिकों का संचालन करना, पैदल सैनिक कैसे चलेंगे उसके बारे में। और चौथी का काम था घोड़ा से चलने वाले सैनिकों का ख्याल रखना, अश्वरोही जो सेना थे उनका ठीक से चलना। और 5वीं का काम था, क्या नाम था, रथोरोहित। तथा 6ठी का काम था हाथियों का संचालन करना। तो 5वीं का काम था जितने भी रथ चल रहे हैं उनको चलवाना, उसकी सुरक्षा। और जो सबसे लास्ट में 6ठी बच जाती है, उनका काम था हाथियों का संचालन, रथ का संचालन, घोड़ों का संचालन, हाथियों का संचालन, सैनिकों का संचालन, पैदल चलने वाले, और उसके बाद से खाना पीना, यातायात का संचालन और नौसेना का संचालन। 6 प्रकार के हो गए। और इसी प्रकार के सिस्टमों का इस्तेमाल आज किया जाता है। ऐसे ही युक्ति, ऐसे ही नॉलेज का इस्तेमाल आज भी किया जाता है। इसी वजह से हर जंग हम आसानी से जीत पाते हैं, नहीं तो कहां से जीतेंगे, कहां गंगूराम, कहां गंगू तेली। दूसरी उप समिति का दायित्व होता था विभिन्न प्रकार का था। क्या था? उनका काम अलग अलग था। जैसे में उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करवाना, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, और सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। ये दूसरे उप समिति वाले का काम था। मजा आता होगा काम करने में, तो मजा आता होगा। अशोक ने अपने साम्राज्य को, अशोक जो थे उस समय, अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। अखंड मतलब जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक रहेगा। अब तो ये होगा ही, क्योंकि हमने अशोक चक्र, अशोक स्तंभ को अपना प्रतीक मान लिया है। तो जब तक अपना भारत रहेगा तब तक इसके बारे में रहेगा, उनके धर्म का प्रचार होते रहेगा। तो ऐसा उन्होंने धर्म के प्रचार द्वारा भी किया। ठीक है, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है, धर्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और
सार्वभौमिक थे। तो हमारा धर्म का सिद्धांत क्या था? धर्म का सिद्धांत था कि हमें बड़ों की इज्जत करनी है। क्या चीज करनी है? बड़ों का सम्मान करना है, ठीक है। और बाकी सब उनके सर्वेक्षणों के अनुसार जो है उसके बारे में बताया गया है। देखिए, जो मैंने ऊपर पढ़ा है, हम लोगों ने जो ऊपर पढ़ा उसमें लिखा है कि इनमें बड़ों के प्रति आदर का भाव रहना चाहिए, और सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता का भाव, और सेवकों और दासों के लिए, जितने भी नौकर चाकर होते हैं उनके साथ भी उदार व्यवहार रखना चाहिए, और दूसरे के धर्मों और परंपराओं का आदर करना शामिल है। इन 4 प्रकार के बारे में इन धर्मों में बताया गया है। बड़ों का आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों की इज्जत, अच्छे सन्यासी और ब्राह्मण के, ठीक है, सेवक और दासों के साथ उदार भाव, और दूसरे के धर्म की इज्जत, जो सनातन धर्म को बताता है। फिर इन लोगों ने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया। ऐसे करके अनेकों धर्म को आगे बढ़ाया गया, ठीक है। यहाँ पर आगे देख लेते हैं। तो हमने ऊपर क्या समझा कि ऐसे ऐसे धर्म को किस प्रकार से आगे लाया गया। लेकिन यहाँ पर है, अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाने के लिए जो धर्म का प्रचार करवाया था वो तो अच्छा था, एकदम बहुत बढ़िया चला। तो धर्म का सिद्धांत बहुत ही साधारण और सबके लिए था, सार्वभौमिक था ही। अशोक के अनुसार धर्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। अगर इन 4 से 5 प्रकार के बारे में वो हमेशा ध्यान रखते हैं, जिस धर्म के बारे में उन्होंने बताया, अगर उनका ठीक तरीके से ध्यान रखा जाए तो इसके बाद मरने उपरांत आपको जो संसार मिलेगा उसमें भी आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। तो धर्म को अच्छे तरीके से चलाने के लिए उनकी अलग अलग अधिकारीय पोस्ट थी, जगह थी, जहां पर अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए गए थे, उनकी नियुक्ति हुई थी। आगे आ जाता है, मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। मौर्य साम्राज्य कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता था, इसके बारे में तो हमें पहले का तो पता नहीं है, जो अभी का पता है उससे बताते हैं। 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू कर दी, तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। और इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य हमको चलाता था, भारत को वो चलाते थे, क्योंकि गुलाम बनाकर रखे थे ना। एक औपनिवेशिक देश था हमारा, वो लोग लंदन से ही बैठकर यहाँ को चलाते थे। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण था, उत्साहवर्धक लगी। नहीं समझे? फिर से बताता हूँ। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी, जब 1980 से ले लो, आज का समय ले लो, ठीक है। जब शुरुआत हुआ ना 1930 के बाद से, तो उस समय के जितने भी इतिहासकार थे उतनी अलग माइंड के थे, अलग तरह सोचते थे, आम दुनिया से, आम जनता से थोड़ा ज्यादा सोच लेते थे। तो उनके भीतर भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण था। उनको लगा कि एक ऐसा साम्राज्य होगा, चलो जिसके बारे में खोजते हैं, तथा उत्साहवर्धक लगी। मौर्य साम्राज्य के बारे में जब उन लोगों ने जाना तो उनको थोड़ा अच्छा लगा। फिर उन लोगों ने हाथ पैर खोल लिए, चलो भैया आप इनका कुदाली उदाली लेकर खुदाई करो। साथ ही यहाँ पर देखा जाता है तो प्रस्तर मूर्तियां सहित बहुत सारे मूर्ति मिले। तो मूर्तियां सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत काल के प्रमाण थे। क्या थे? एक अद्भुत काल के बारे में वो बताता है, जो साम्राज्य की पहचान माने जाते थे। जैसे में इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से अलग होंगे, और इनमें उन्हें यह लगा है कि अन्य राजाओं और अपेक्षा किया जाए तो अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक थे। अशोक जो थे सबसे ज्यादा शक्तिशाली और मेहनती शासक थे।
यहाँ पर भी माना जाता है, क्योंकि उनके अभिलेखों में लिखा गया है और उनके बारे में जिन्होंने भी लिखा ऐसा ही लिखा। साथ ही वे बाद के उन राजाओं की अपेक्षा विनीत भी थे। बाद में देखा जाए कि जो आगे राजा बने उनसे वो अच्छा थे, बहुत अच्छा थे, जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते थे, जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी, इसलिए अशोका द ग्रेट बोला जाता है ना, अकबर द ग्रेट। बाकी सब राजाओं के पीछे ग्रेट नहीं लगा क्योंकि वो ग्रेट थे ही नहीं। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य बात नहीं है कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेता जितने भी थे उन्होंने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना और अशोक के प्रेरणा के माध्यम से उन लोगों ने शासन व्यवस्था किया। और कुछ लोग ऐसे भी शासन व्यवस्था में आए जिन्होंने कितने लोगों का क्या क्या हड़प लिया, जमीन हड़प लिया, पैसा हड़प लिया, मार पीट लूट मर्डर बलात्कार ये सब करने लगे। तो ऐसे भी राजनेता देखने को मिल जाते हैं। फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था यह आप जाने, चलिए नहीं जाने तो यहाँ पर जानिए। यह साम्राज्य जो था मात्र 150 साल तक ही चल पाया। कितना? 150 साल, 150 साल चल पाया, उसके बाद नहीं, जिसे उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता है। लेकिन फिर भी जितना भी चला बहुत चला। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे तो यदि आप मानचित्र 2 को देखेंगे तो उसको देखने से पता चलेगा कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था। ऐसे तो था ही लेकिन फैला नहीं था उतना अच्छा से, लेकिन फिर भी कम नहीं फैला था। यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा जो थे, साम्राज्य की सीमा कहाँ तक? उधर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, इधर पूरा दक्षिण तक फैला हुआ था, पूरब में था ही और उत्तर में था ही, चारों तरफ था। पूरा भारत अशोक के अंदर काम करता था। आगे देखते हैं, यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक सामान्य नहीं था और सारे सीमाओं के भीतर जितना भी बड़का साम्राज्य था उसमें एक सामान्य नियंत्रण नहीं था। भाषा का हो गया, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो गया, एक जैसा था नहीं। दूसरी शताब्दियां ईसा पूर्व आज से 2200 वर्ष पहले आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे और ये लोग अपना सब चलाने लगे। इसलिए इन लोगों का अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्था भी बट गया। आगे पढ़ेंगे अगले भाग में राजधर्म के नवीन सिद्धांत, राजधर्म का नया सिद्धांत कौन सा था उसके बारे में। और इधर को है सेना के लिए हाथी पकड़ना कैसे पकड़ा जाता था, कहाँ से लाते थे, उसके बारे में विवरण यहाँ पर दिया गया है। आपको जो भी डाउट है, जो भी सलाह देना चाहते हैं, आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।